हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। आज हमको फिर से रीमन इंटीग्रल के आगे क्वेश्चन देखना है, जिसपे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और बाकी के फंक्शंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़े से आप थ्योरम के स्टेटमेंट लिख लीजिए जो हमको यूज करना पड़ेगा वाले क्वेश्चंस में। जो आपको पहला स्टेटमेंट याद रखना है वो है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल। क्या याद रखना है? एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज इंटीग्रेबल। मैं यहाँ पे इंटीग्रेबल लिखूं चाहे रीमन इंटीग्रेबल लिखूं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको किसी भी फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल दिखाना है तो आप दिखा दो कि वो कैसा है, कंटिन्यूअस है आपके गिवन डोमेन में। सेकेंड, अबाउंडेड अबाउंडेड फंक्शन एफ इज integrable. A bounded function f is integrable in interval ab if the set of its points of discontinuity if the set of its point of discontinuity is finite। अब आपको एक क्वेश्चन बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब आपको उसका इन्फीमम सुप्रीमम दोनों मालूम है ना। सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है फंक्शन की, दोनों मालूम है आपको आपके गिवन इंटरवल में। आपको अगर वाला फंक्शन कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है और वो नंबर ऑफ पॉइंट कैसे हैं, फाइनाइट है, मतलब आप गिन सकते हैं कि कितने पॉइंट पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। वो फंक्शन अगर बाउंडेड है और कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो भी आप क्या बोल सकते हैं, आपका गिवन फंक्शन कैसा रहेगा, इंटीग्रेबल रहेगा। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रहना चाहिए वो है a bounded function a bounded function f is integrable in closed interval ab if the set of its point of discontinuity has a finite number of limit पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको, एक बाउंडेड फंक्शन एफ ये इंटीग्रेबल होगा किसमें, इनक्लोज इंटरवल ए से लेके बी। कब, इफ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। यानी वो डिसकंटिन्यूअस तो पकड़ लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे हो जा रहा है, लेकिन वो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है उस पर अगर आप निकालते हो लिमिट पॉइंट तो आपको एक फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट मिलना चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हैं, वो फंक्शन तब भी कैसा रहेगा, इंटीग्रेबल रहेगा। और लास्ट पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए वो है इफ एफ इज मोनोटोनिक इन इंटरवल ए बी then it is
इंटीग्रेबल इन क्लोज इंटरवल ए से लेके बी। अगर आप दिखा दो आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, मोनोटोनिक फंक्शन है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, वो कैसा रहेगा, इंटीग्रेबल रहेगा आपके इंटरवल ए बी में। अब हम देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस। इसके ऊपर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लिखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 4 बाय f of x इक्वल्स टू वेयर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर not greater than x is integrable on क्लोज इंटरवल 0 से लेके 4 एंड जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 4 तक f ऑफ x इंटू डी एक्स, तो आपको आंसर मिलेगा 6। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है क्या आप लोगों को कौन सा होता, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे f ऑफ x की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और मैं बोल रहा हूं आपको 0 से लेके 4 के बीच में चेक करना है, मतलब x की वैल्यू पहले लो 0 और 1 के बीच में। अगर x की वैल्यू आती है 0 आती है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद आपको जो भी नंबर है उनको अवॉइड कर देना है। तो देखो यहाँ पे क्या आएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आएगा। x की वैल्यू छोटी 1 से क्या आ सकती, 0.99 आ सकती। मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखने के लिए पॉइंट के बाद वाले नंबर नहीं देखना है आपको, यहाँ पे इंटीजर कौन सा प्रेजेंट है वो देखना है। 0.99 में इंटीजर वाली प्लेस में कौन है, 0 है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट इस पे जाऊं, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो, उस केस में देखो कौन सा नंबर आ सकता है आपका, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, कोई भी ले लो, आप लिख सकते 1.95, ये नंबर आता है इस रेंज में। अब आप क्या करोगे, ये पॉइंट के बाद वाले नंबर को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इंटीजर के प्लेस में कौन है, कौन है 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। सेम चीज आपको आगे नंबर के लिए करना है, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, सॉरी 2 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स विच इज लेस देन 3 आएगा। फिर से 3 से छोटा नंबर देखना है हमको, है ना। इंटीजर कहाँ पे चेंज होंगे, 1 2 3, ये पॉइंट खत्म होने के बाद आपके इंटीजर चेंज होते जाएंगे। तो फिर हमने यहां से देखना शुरू किया, 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, 2.50 देख लो। फिर से ये पॉइंट के बाद वाले नंबर को छोड़ दो, इंटीजर वाली प्लेस में कौन है 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। याद है आप लोगों को, ये कौन सा आपका फंक्शन होता है, ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो चलिए आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, हियर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ मेरे को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ऑन इंटरवल कहां से, 0 से लेके 4 दिया हुआ है। आप ऐसा लिख सकते या तो आप ऐसे लिख सकते, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0 से लेके 4 आएगा। अब हमको मालूम ये वाली वैल्यू कहां कहां पे चेंज होती है, 0 से 1, फिर 1 से 2 अलग आएंगे, 2 से 3 अलग आएंगे, 3 से 4 अलग आएंगे। तो मेरे को टोटल कितने सब इंटरवल पे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 4 सब इंटरवल पे करना पड़ेगा। तो चलिए बताइए, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगी पहली, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं जो है 0 से इक्वल या 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी,
कौन सा नंबर बताया था मैंने? 0.99 या 0.50। क्या करना पड़ता? पॉइंट के बाद वाले डिजिट को छोड़ दो, सिर्फ इंटीजर के प्लेस में कौन प्रेजेंट है उसको देखो। कौन प्रेजेंट है? 0। तो इसका आंसर आ गया 0। आ गया। फिर से आपने अभी कहां तक गए थे? लेस देन 1 तक। तो 1 से शुरू करो। तो x की वैल्यू अगर 1 या 1 से बड़ी आए लेकिन 2 से छोटी आ जाए। कौन से नंबर देखे थे? 1.51 देख लो। पॉइंट के बाद वाले डिजिट को छोड़ दो, इंटीजर के प्लेस में कौन है? 1। तो आंसर आ जाएगा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ गया ना सबको? हम लोगों ने कैलकुलस में आला बहुत अच्छे से देखे हुए हैं, याद है ना सबको? पढ़ के आ रहे सब लोग? फिर से 2 से शुरू करेंगे तो 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन 3। 2.98 नंबर देख लो, 0.98 को गोली मारो, कौन बचा यहाँ पे? 2 बचा इंटीजर के प्लेस में। तो आंसर आ गया 2 आएगा। और लास्ट आपको इंटरवल कहां तक जाना है? 4 तक। तो आप लिखेंगे व्हेन आपका x इज लेस देन इक्वल टू 3 विच इज लेस देन 4। 4 से छोटा रहेगा तो आंसर क्या आएगा हमारा? 3 आएगा। तो ये हो गया हमारे लिए हमारा इंटरवल के लिए आंसर, 0 से लेके 4 के बीच में। अब उसके बाद आपको फंक्शन की वैल्यूज तो मिल गई, पर आप एक चीज देखिए, अगर आप लोगों को याद हो मैंने बताया था जब हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे थे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है? पीस वाइज कंटिन्यूस होता है। यानी देखो 0 से लेके 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 0 ही आने वाली है ना? 1 से लेके 2 के बीच में इसके आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। 2 से लेके 3 के बीच में इसका आंसर क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। 3 से लेके 4 के बीच में इसका आंसर क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। आने वाला है, यानी ये जो सब इंटरवल है 0 से लेके 1 तक इसका आंसर 0 ही आएगा। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं ग्राफ में, ये हो गई x की वैल्यू पकड़ लो और ये हो गई आपकी f ऑफ x की वैल्यू। यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर देता हूँ, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 दिया हुआ है ऐसा। अब देखो 0 से लेके, और इसकी भी वैल्यू मार्क करता हूँ, 0 हो गया 1 2 3 ऐसा मार्क कर लिया। अब देखो जब x की वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में तो आंसर क्या आएगा? 0। तो 0 से लेके 1 तक आने के लिए मेरे को कितना आंसर आ रहा है? 0 आया। तो यहां तक मैंने ड्रॉ कर लिया। यहां तक ड्रॉ करने के लिए मेरे को मेरा पेन उठाना पड़ा क्या? नहीं उठाना पड़ा। कंटिन्यूअस फंक्शन का कंसेप्ट याद है ना? कंटिन्यूअस फंक्शन वो होता है जिसको ड्रॉ करने के लिए आपको आपका पेन उठाना ना पड़े। लेकिन जैसे ही मैं एट x इक्वल टू 1 पे आया, कहां पे आया? x इक्वल टू 1 पे, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब डायरेक्ट मेरे को इस 0 वैल्यू से पेन उठा के कहां पे जाना पड़ा? 1 वैल्यू पे जाना पड़ा। मेरे को यहाँ पे पेन उठाना पड़ा ड्रॉ करने के लिए, करके वो कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। हो गया। फिर उसके बाद x 1 से लेके 2 के बीच में मेरे को कितनी वैल्यू दिख रही? 1 ही दिख रही। तो मैं एक बार 1 पे आ गया तो फिर से मेरे को आगे का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पेन उठाना पड़ रहा क्या? नहीं उठाना पड़ रहा। लेकिन x इक्वल टू 2 पे देखो, फिर से x इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या आ रही? 2 आ रही। तो मेरे को फिर से पेन उठा के दूसरी जगह पे रखना पड़ रहा पक्के में। तो जहां पे भी आपको पेन उठाना पड़े वाले पॉइंट पे फंक्शन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। और अगर ऐसा नहीं थ्योरेटिकल समझना है तो यहां पे देखो, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू लगाएंगे, है ना, x जहां पे 1 से छोटा है यानी x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी? 0। लेकिन x की वैल्यू जहां पे 1 से बड़ी है यानी x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पे, फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी? 1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन कैसा हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। सेम चीज 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए कैसा आ रहा है? डिसकंटिन्यूअस आ रहा है पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और सेम चीज एट x इक्वल टू 4 जैसे ही आप लोगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लेता 4 तो फंक्शन की वैल्यू मेरी डायरेक्टली कितनी आ जाती? 4 आ जाती। तो मेरा आखिरी वाला पॉइंट में वैल्यू कहां पे आता? 4 पे आता। तो वो भी कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? 3 तक के लिए x की वैल्यू 4 से छोटी, यानी लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव की वैल्यू कितनी आ रही? 3। लेकिन मैं जैसे ही 4 पॉजिटिव पे जाऊंगा, मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी आई, तब आंसर क्या आएगा? 4 आएगा।
फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 4 पे भी क्या आएगा आंसर 4 ही आएगा। आएगा पक्के में। तो आप क्या बोल सकते हैं एट x इक्वल टू 4 भी आपका फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? तो हमारा 4 पे भी फंक्शन कैसा आ रहा है डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप बताओ ये वाला फंक्शन आपका बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? आपको मालूम आपके फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती 0 आ सकती। और अगर आपने x की सबसे बड़ी वैल्यू डाल दी यहाँ पे 4 डाल दिया तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती 4 आ सकती। आ सकती यानी आपको सबसे छोटी वैल्यू भी मालूम है, सबसे बड़ी वैल्यू भी मालूम है। मालूम है तो आपका फंक्शन कैसा है यहाँ पे बाउंडेड है। यहाँ तक आपको पता चलेगा कि हमारा फंक्शन 4 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ कहाँ पे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। चारों पॉइंट पे आपका फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं हमारा फंक्शन कैसा है बाउंडेड है। क्यों? हमको फंक्शन की वैल्यू की सबसे बड़ी सबसे छोटी दोनों वैल्यू कैसी है फाइनाइट है। हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो हमारा फंक्शन बाउंडेड भी है और साथ साथ कैसा है डिसकंटिन्यूअस है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे। तो आप ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of x is bounded and is discontinuous at points। कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हुआ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4 पे है। ये कैसे है फाइनाइट है विच इज फाइनाइट। और हम लोगों ने अभी देखा था क्या देखा था एक बाउंडेड फंक्शन f ये इंटीग्रेबल होता है क्लोज इंटरवल a b में कब इफ सेट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज फाइनाइट। और ये वाला पॉइंट आपका कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट पे। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है करके आपका फंक्शन कैसा होगा इंटीग्रेबल होगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of x is इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 4 आएगा। तो बस अब आपको बोल रहा है कि इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से लेके 4 तक f of x इंटू डी एक्स। बताइए क्या आएगा 0 से 4 जाना है लेकिन हमने यहाँ पे टुकड़ों में तोड़ के रखा है तो हम क्या करेंगे हम पहले 0 से लेके 1 तक जाएंगे f of x इंटू डी एक्स। फिर हम 1 से लेके 2 तक जाएंगे f of x इंटू डी एक्स। फिर हम 2 से लेके 3 तक जाएंगे f of x इंटू डी एक्स। फिर हम 3 से लेके 4 तक जाएंगे f of x इंटू डी एक्स। सबके लिए वैल्यू मालूम है 0 से 1 के लिए भी 1 से 2 के लिए भी 2 से 3 के लिए भी 3 से 4 के लिए भी है ना। आपको लिमिट में है ना 3 से 4 तक पूरा मालूम है तब आपको इक्वल टू 4 पे जाने की जरूरत है क्या नहीं। आप बरोबर 4 तक पहुंच गए इंटीग्रेशन के इससे ही। समझ में आया पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताओ 0 से लेके 1 तक फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके 1 के लिए क्या आ रही है 0 आ रही है। तो आ गया 0 इंटू डी एक्स। 1 से लेके 2 तक फंक्शन की वैल्यू 1 से लेके 2 के लिए क्या आ रही है 1 आ रही है। तो आ गया 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू 2 से लेके 3 के लिए 2 से 3 इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो आ गया 2 इंटू डी एक्स। फिर 3 से 4 के लिए फंक्शन की वैल्यू 3 से 4 के लिए क्या आ रही है 3 आ रही है। तो आ जाएगा 3 इंटू डी एक्स आएगा। 0 पे इंटीग्रेशन लगाओगे तो 0। 1 का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1 से लेके 2 प्लस 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 2 से लेके 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर 1 का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 3 से लेके 4। तो क्या आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x के जगह 2 माइनस लोअर लिमिट 1 2 इंटू अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 2 प्लस 3 इंटू अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 3 आएगा। 2 में से 1 गया 1 प्लस 2 इंटू 3 में से 2 गया 1 2 1 जार 2 प्लस
3 इंटू 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, कितना आएगा 1, 3 1 जार 3, तो 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई 6 आई, और यही आपको फाइंड आउट करना था। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे सबसे हार्ड पार्ट क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझना। एक बार अगर आपको ये आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो आप फंक्शन की वैल्यूज ही नहीं निकाल सकते। समझ में आया कैसे लेके जाना है? तो हमको बरोबर एंड पॉइंट क्या दिया हुआ है 4 तक, तो जैसे ही 4 आपको आ जाए यहाँ पे लेस देन में ही सही 4 आ जाए वहीं पे खत्म कर देना, क्योंकि x इक्वल टू 4 पे इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 4 आने वाली है। लेकिन आप इंटीग्रेशन जब डेफिनाइट इंटीग्रल लगाते तो आप 4 से 4 पे इंटीग्रेशन लगाओगे क्या? नहीं, तो वाले पॉइंट को आपको छोड़ देना, आपको सिर्फ बता देना है कि पॉइंट 4 पे ये कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 नेगेटिव पे वैल्यू आएंगी 3, लेकिन 4 या 4 पॉजिटिव पे वैल्यू आएंगी 4, करके वो वाले पॉइंट पे कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। बस इतना बता दो, क्योंकि आप इंटीग्रेशन में ऑलरेडी 0 से लेके 4 तक पहुंच सकते हो। तो ये जो इंटरवल है 3 से 4, ये हमारे 4 को भी कवर कर लेंगे। समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझा? अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जितनों को नहीं समझा वो लोग इस पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करेंगे। लिखिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से लेके 2x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x इंटू डी एक्स वेयर x denotes the greatest integer function। ठीक है, फिर से आपको बोल रहा है, आपको दिखाना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू, सॉरी आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक। तो हमको इंटरवल क्या दी हुई है 0 से लेके 2 तक। फंक्शन के जगह एफ ऑफ एक्स के जगह क्या है यहाँ पे x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 2x दिया हुआ है ऐसा। चलिए अब इसको हमको करना है सॉल्व। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट, मैं इसको एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर देता हूं, क्या है x इंटू 2x दिया हुआ है। द गिवन इंटरवल इज, कहां से कहां तक दी हुई है 0 से लेके 2 तक के इंटरवल आपको दी हुई है। फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बट देखो यहां पे क्या है 2 टाइम्स x है। क्या है वैल्यू 2 टाइम्स x है, और आपको मालूम इंटीजर फंक्शन कहां से कहां पे चेंज होता 0 से 1, 1 से 2 ऐसे पे चेंज होता, लेकिन अभी यहाँ पे 2 टाइम्स x है, तो आपको x की वैल्यू इस तरीके से लेना पड़ेगा कि ये 2 भी क्या हो जाए कैंसल हो जाए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ले रहा हूँ। व्हेन, अगर मैं x की वैल्यू लू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट ले लू लेस देन छोटी, 1/2 से छोटी क्यों लिए? देखो 2 इंटू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है 2x, मैंने x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या लिया हूं 1/2 लिया हूं। अब देखो लेकिन ये वैल्यू इससे छोटी है, मतलब ये 2 2 कटेगा, तो यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू कौन सी आएंगी 0.99। अगर मैं इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाऊंगा तो क्या आंसर आएगा 0 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 0। कब? जब आपकी x की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1/2 से छोटी है। फिर से अब आपने इंटरवल 1/2 का लिया है तो 1/2 से ही बढ़ाएंगे इसको, तो व्हेन 1/2 इज लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन 1 आएगा। अब आपने x को लिया है लेस देन 1, लेस देन 1 लिया हुआ है, लेस देन 1 कोई भी एक वैल्यू ले लो, 0.99 ले लेता हूं। अंदर क्या फंक्शन है 2x है, तो आएगा 2 इंटू 0.99, तो कितना आएगा 9 2 जार 18, 9 2 जार 18, 18 प्लस 1 19, तो आएगा 1.99 आ गया। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखना है क्या? नहीं। तो इस रेंज के लिए मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1 आ जाएंगे, लेकिन वो काय से मल्टीप्लाई होगा x से, तो यहाँ पे वैल्यू आएंगी x इंटू 1 आएगी। समझ रहा है लॉजिक?
जिनको नहीं समझ रहा वो और अच्छे से देखते जाओ, ठीक है। मैं अगर फिर से लिमिट चेंज करूं कि मेरी जो x की वैल्यू है 1 से इक्वल या बढ़िया है बट लेस आ जाए, फिर से इस पे 1/2 ऐड कर तो हो जाएगा 3/2 तक आएगा। फिर उसके बाद देखो मेरे को 3/2 से छोटा नंबर लेना है। 3/2 मतलब कितना होता है 1.5। 1.5 से छोटा नंबर ले लो 1.4। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है 2 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 2 इंटू 1.4 तो हो जाएगा 2.8। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करते हैं पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को नहीं देखते, तो क्या इंटीजर बनेगा 2, तो उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी 2 आएगी, लेकिन उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि x तो चेंज हो रहा है लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन इस रेंज के लिए चेंज हो सकता क्या नहीं। देखो सबसे छोटी वैल्यू रख के देखो, x इक्वल टू 1 बोल रहा है तो x के जगह इक्वल टू 1 रखो, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, इसका आंसर भी क्या आएगा 2 आएगा। तो ये पूरी रेंज के लिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी 2 आएगी। समझा। एक और बचा हुआ है 3/2 से शुरू करेंगे। व्हेन 3/2 इज लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन लास्ट वैल्यू क्या थी हमारी 2 था। तो ये वाली रेंज में भी देख लेते हैं। 2 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर से, देखो अगर मैं 3/2 रख के देखो तो 2 इंटू 3/2 कैंसल, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 क्या आता है आंसर 3। और हम बोल रहे हैं x की वैल्यू लेस देन 2 तक के लिए, x की वैल्यू लेस देन 2 क्या ले लो 1.99 ले लो। ये भी काय से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो इंटू 2 हो जाएगा 9 2 जार 18, 9 2 जार 18 प्लस 1 19 2 1 जार आएगा 3.9। पॉइंट के बाद वालों को छोड़ दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, तो क्या है आंसर 3। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये वाली रेंज में हमेशा क्या आएगा 3, लेकिन वो फंक्शन काय से मल्टीप्लाई हो रहा है x से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझा। मैं फिर से आपको कह रहा हूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बनाना हार्ड है, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। तो अच्छे से समझो, यहाँ पे हमको फंक्शन ऑफ x क्या दिया हुआ है x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x। अगर x की वैल्यू 1 से, अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x रहता तो मैं हर एक x को कितने से बढ़ाता 1 से बढ़ाता, क्योंकि मेरे को मालूम हर 1 के बाद मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है। अब अंदर है वैल्यू 2 इंटू एक्स, तो जब भी अंदर आता है 2 इंटू एक्स मैं हर वैल्यू को कितने से बढ़ाता हूं +1/2 से, क्योंकि आधी ही दूरी में आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो मेरे को मालूम, मेरे को यहाँ पे जो आपका इंटरवल की लेंथ लेना है, कितनी लेना है 1/2 लेना है। कैसे लेना है समझ में आया। अगर यहाँ पे 3x होता तो मैं इंटरवल की लेंथ क्या रहता 1/3। अगर यहाँ पे 4x होता तो मैं इंटरवल की लेंथ क्या रहता 1/4। याद रहेगा सबको ये चीज, पक्के में समझा, सच में समझा। इंटरवल में तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं हमारी रेंज में, 0 से शुरू करना था तो 0 इज लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन 1/2। सबसे छोटे पॉइंट पे देखो, अगर मैं x के जगह रखू 0 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x की वैल्यू क्या आएंगी 2 इंटू 0 आ जाएगा 0। 0 के बाद पॉइंट कुछ भी नहीं है तो आंसर आ गया 0। x की वैल्यू 1/2 से छोटी, 1/2 मतलब 0.5 से छोटी, 0.5 से वैल्यू मिलता हूँ 0.4। तो उस केस में 2x की वैल्यू क्या आएगा 2 इंटू 0.4, 4 2 जार 8 तो आ गया 0.8। 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पॉइंट के पहले जो नंबर है क्या है 0। तो आप देख रहे हैं इस पूरी रेंज में मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही 0। तो ये 0 जैसी x से मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये समझ में आया, पक्के में समझा, सच में समझा। सेम लॉजिक लगाओ, फिर से 1/2 से बढ़ाना है हमको, तो 1/2 से शुरू हुए और 1/2 प्लस 1/2 1 पे जाके खत्म हुए। फिर से देखो आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दिया हुआ है 2 इंटू एक्स आएगा 2 इंटू एक्स की सबसे छोटी वैल्यू 1/2, 2 2 कैंसिल, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1। पॉइंट के बाद कोई भी आंसर नहीं है तो आंसर आएगा 1। अब आपको नंबर लेना है 1 से छोटा, 1 से छोटा ले लेता हूँ 0.9। मेरे को वैल्यू चाहिए 2 टाइम्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आएगा 2 इंटू 0.9 तो आएगा 1.8। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पॉइंट के बाद के नंबर नहीं देखते तो इसका आंसर आ गया 1। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस रेंज में हमेशा क्या आंसर देगा 2 इंटू एक्स हमेशा आंसर देगा
1, तो इसका आंसर आ गया 1। लेकिन x तो चेंज हो रहा है ना, x की वैल्यू मैं 1/2 से लेके 1 तक कुछ भी ले सकता हूं, तो इसका आंसर आ जाएगा x इंटू 1, और 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम आंसर आता है। समझा पक्के में? उम्मीद है अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताओ, अब आप यही लॉजिक लगाते हुए 1/2 से और ऐड कर दो, 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन 3/2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 पे 2 इंटू 1 कितना आएगा आंसर? 2 आएगा। 3/2 मतलब 1.5 से छोटा नंबर लो, 1.5 से छोटा कौन हो गया? 1.4 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आंसर? 2.8। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा है तो पॉइंट के बाद के नंबर को नहीं देखते, तो हमेशा इसका आंसर क्या आने वाला है? 2 आने वाला है इस इंटरवल के लिए। लेकिन x तो चेंज हो रहा है तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू एक्स आएगा। सेम लॉजिक लगा के हमने यहाँ पे आंसर निकाले। पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो बताओ ये फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है? बाउंडेड है। क्यों? हमको यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू भी मालूम है, सबसे बड़ी वैल्यू भी मालूम है ना? अगर मैं x इक्वल टू 2 ले लूं, ठीक है, x की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है? इक्वल टू 2 हो सकती इक्वल टू 2 पे क्या आंसर आ जाएगा? आपके यहाँ पे फंक्शन है 2 2 जार 4, तो आ गया 4 इंटू 2, 4 2 जार 8। इससे बड़ी वैल्यू कहीं पे भी आ सकती क्या? नहीं, सबसे छोटी वैल्यू 0 आ सकती। तो आपका फंक्शन कैसा है? बाउंडेड है। तो आप लिखेंगे सिंस f of x is bounded function and is डिसकंटिन्यूअस एट कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? देखो यहां तक आंसर था 0, है ना? 1/2 नेगेटिव के लिए आंसर था 0, लेकिन 1/2 पॉजिटिव पे गए तो x, फिर 1 नेगेटिव पे था x, तो 1/1 पॉजिटिव में गए तो 2x। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ही पॉइंट चेंज हो रहा है वैसे ही आपका ऐसे यहाँ पे 1/2 पे, 1 पे, 3/2 पे और 2 पे आपका पॉइंट कैसा आ जा रहा है? डिसकंटिन्यूअस आ जा रहा है। आ रहा है? पक्के में समझा क्यों डिसकंटिन्यूअस आ रहा? समझ रहा है ना? तो आप लिखेंगे एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट कौन कौन से पॉइंट में? x इक्वल टू 1/2, 1, 3/2 एंड 2। आ रहा है? कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा? 4 पॉइंट पे। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इज डिसकंटिन्यूअस एट 4 पॉइंट्स, और फिर वो 4 पॉइंट्स लिख दो। कौन कौन से? x इक्वल टू 1/2, 1, 3/2 और 2। आ रहा है? विच आर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, और फंक्शन कैसा है? बाउंडेड है। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? कि अगर एक फंक्शन इंटीग्रेबल होता है कब? इफ द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इट डिसकंटिन्यूटी इज फाइनाइट। तो एक बाउंडेड फंक्शन है, उसको आप इंटीग्रेबल बोल सकते अगर वहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो। कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ हमारा फंक्शन? सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट पे। फाइनाइट है। तो चलिए बताइए क्या आ जाएगा आंसर? तो आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of x is इंटीग्रेबल है। ये कैसा है? इंटीग्रेबल है। तो चलो निकाल लो आंसर। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेके f of x इंटू dx। डायरेक्ट 0 से 2 पहुंच सकते क्या? नहीं, तो 0 से पहले जाना पड़ेगा 1/2 f of x इंटू dx। 1/2 से जाना पड़ेगा 1 f of x इंटू dx। 1 से जाना पड़ेगा 3/2 f of x इंटू dx। 3/2 से जाना पड़ेगा 2 f of x इंटू dx। अगर आप लोगों को याद ना हो तो ये प्रॉपर्टी, अगर आपको a से लेके b तक जाना है f of x इंटू dx, तो आप a से c f of x इंटू dx जाके c से b f of x dx जा सकते। बस शर्त क्या है? यहाँ पे a सबसे छोटा होना चाहिए, c उससे छोटा और b सबसे बड़ा होना चाहिए। तो a सबसे छोटा, उससे बड़ा c, उससे बड़ा। आगे कोई दिक्कत नहीं,
समझे यहाँ तक? तो चलिए बताइए क्या आएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2, फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके 1/2 के लिए कितनी है 0, तो आ गया 0 इंटू डी एक्स। 1/2 से लेके 1 तक, 1/2 से लेके 1 तक फंक्शन की वैल्यू है x, तो आ गया x इंटू डी एक्स। 1 से लेके 3/2 तक, 1 से लेके 3/2 तक फंक्शन की वैल्यू है 2x इंटू डी एक्स, और 3/2 से लेके सॉरी 3/2 से लेके 2 तक फंक्शन की वैल्यू क्या है 3x इंटू डी एक्स आएगा। 0 पे इंटीग्रेशन लगाओगे तो आंसर आएगा 0। x का इंटीग्रेशन x² बिटवीन लिमिट 1/2 से लेके 1, 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। x का इंटीग्रेशन x² बिटवीन लिमिट 1 से लेके 3/2 प्लस 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। x का इंटीग्रेशन x² बिटवीन लिमिट 3/2 से लेके 2 आएगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कैंसिल, तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह डालो 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस x के जगह डालो पहले 3/2, 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4 माइनस x के जगह डालो 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 जैसा था वैसा। डिवीजन का 2 कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर निकाल लो, x के जगह डालो 2, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 माइनस लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा। आगे यहाँ तक चलिए बताइए क्या आएगा 1/2 इंटू 4 1 जार 4, 4 में से 1 गया था आएगा 3/4 प्लस 9 माइनस 4 आएगा 5/4 प्लस 3/2 जैसा था वैसा। 4 4 जार 16, 16 में से 9 गया था आएगा 7/4 आएगा। देखो सबके डिवीजन में 2 इंटू 4 2 इंटू 4 है, तो ये बेचारे के साथ काय को भेदभाव करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देते हैं ताकि सबके डिवीजन में आ जाए। 4 2 जार 8 आ गया, तो ऊपर क्या बचा 3 1 जार 3, 5 2 जार 10, 3 7 जार 21 आएगा। 21 प्लस 3 24 आ गया 34 बाय 8 आएगा। दोनों के दोनों काय के टेबल में आ सकते हैं 2 के टेबल में। 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 बचेगा 1, नीचे आएंगे 4 2 7 जार, तो आंसर आया 17/4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा हूँ, सबका आया, पक्के में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, इजी है क्वेश्चन, सच में समझ रहा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है शो दैट, याद रखना आज जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x की वैल्यू आएंगी 1/2n when 1/2 का पावर n प्लस 1 इज लेस देन x, विच इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का n। जहां पे कह रहा है आप n की शुरुआत करोगे 0 1 2 अप टू इंफिनिटी से, 0 से शुरू करना है आपको n की वैल्यू, और f ऑफ 0 की वैल्यू दिया हुआ है 0, यानी आप अगर x की जगह 0 रखते हो तो आंसर मिलता है 0 इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1, although it has an infinite number of points of discontinuities।
ऑल्सो शो दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका आंसर आता है 2/3। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से आपको बार बार कह रहा हूं, आज जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो या तो पेपर में आ चुके हैं या तो पेपर में आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, क्योंकि अरे टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले तो जो चीज दी हुई है उसको लिखना है। ये फंक्शन हमको दिया हुआ है तो हम ये फंक्शन को लिख देंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं कि हमको पूरा फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हियर ये वैल्यू दी हुई है आपको, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 1/2n when 1/2n plus 1 is less than x which is less than equals to 1/2n। जहां पे आपको n देखो हम 1 से शुरू करते, लेकिन उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 0 से शुरू करो। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको 0 से ही शुरू करना पड़ेगा। और बोल रहा है फंक्शन की वैल्यू आ जाएंगी 0 जब आप x की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जहां जहां पे n है, पहली वैल्यू क्या दी है मेरे को 0, तो मैं n के जगह रखूंगा 0। तो इसका आंसर आएगा 1/2 का पावर n। n की वैल्यू क्या है 0, किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता 1 होता, तो 1 डिवाइड होगा 1 से, तो आंसर आएगा 1। कब, when 1/2 का पावर n के जगह रखना है 0, 0 + 1 हो जाएगा 1, तो 2 का पावर आएगा 1, तो आप लिखेंगे when 1/2 is less than x which is less than equals to, n के जगह रखो 0, तो 2 का पावर 0 हो जाएगा 1, किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता 1, 1 डिवाइड बाय 1, आंसर आएगा 1। समझे। तो आपको यहाँ पे बीच में वाला पॉइंट भी लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो 1। कैसे निकाला समझा, पक्के में समझा। अब हम आएंगे सेकंड पॉइंट पे, n के जगह रखेंगे 1, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगे 1/2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 मतलब 2, तो आ गया 1/2। कब, when n के जगह क्या रखना है 1, तो n की जगह आ गया 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो आएगा 1/2 का पावर 2 इज लेस देन x विच इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का पावर n। n के जगह आ गया 1। n की नेक्स्ट वैल्यू आपको रखना है 2, और ये कितनी टर्म है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब तीसरी टर्म क्या आएंगे, जब आप n के जगह रख रहे हो 2, तो आएगा 1/2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि n के जगह क्या रखना है 2। when 1/2 का पावर n के जगह रखना है 2, 2 + 1 3 इज लेस देन x विच इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का पावर n के जगह रखना है 2। आ गया, तो ये हो गया आपके लिए थर्ड टर्म आएगी। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में n के जगह 0, सेकेंड टर्म में n के जगह 1, थर्ड टर्म में n के जगह 2, ऐसा चलते जाएगा। अब मैं लिखूंगा nth टर्म। कौन सी टर्म लिख रहा हूं मैं, nth टर्म। nth टर्म कैसे लिखोगे, जब फर्स्ट टर्म के लिए n के जगह रखे 0, सेकेंड टर्म के लिए n के जगह रखे 1, थर्ड टर्म के लिए n के जगह रखे 2, तो nth टर्म के लिए आपको n के जगह रखना पड़ेगा n-1। क्यों n-1 रखना है, समझ में आया, पक्के में समझ में आया, सच में समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। n के जगह हम रख रहे हैं यहाँ पे n-1, ताकि हमको क्या मिले, हमारी nth टर्म मिल जाएंगे। तो चलिए nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म पे वैल्यू क्या आएंगी हमारी, n के जगह क्या रखना है n-1, तो फंक्शन की वैल्यू आएंगी 1/2 का पावर n के जगह आ गया n-1, when 1/2 का पावर n + 1 - 1 कितना हो जाएगा, n is less than x which is less than equals to 1/2 का पावर n-1। डाउट नहीं, हम लोग पहुंच गए हमारी nth टर्म तक। ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे n कहाँ से शुरू कर रहे थे, 0 से। तो टोटल अगर n टर्म्स बनाना है तो 0 से लेके 1 2 आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, n-1 तक। पहली हो गई फर्स्ट टर्म, 1 वाली हो गई सेकेंड टर्म, 2 वाली हो गई थर्ड टर्म, तो nth टर्म आएंगे n-1।
आएगी। कैसे निकाले समझा, सच में समझा, क्योंकि आप अगर 1 से शुरू करते तो n आती है nth टर्म, तो आप 0 से शुरू करोगे तो n-1 आएंगे आपके nth टर्म आएगी। और इसका एक और आंसर दिया हुआ है, आपको फंक्शन की वैल्यू आती है 0। कब, जब आप x की वैल्यू ले लोगे 0, दिया हुआ है f ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी x की जगह अगर 0 रख दोगे तो फंक्शन की वैल्यू भी आ जाएंगी 0 आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से देखो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो मेरे को 1 से 1/2 तक जाने तक फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो डायग्राम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में मेरे को पेन उठाना पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही मैं 1/2 के पावर 1 से 1/2 के स्क्वायर वाली टर्म में जाता हूं तो मेरे को ये वाले पॉइंट से 1/2 से आगे जाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा। फिर 1/2 के पावर 1 से 1/2 के स्क्वायर तक, फिर से आंसर क्या है 1/2, तो एक स्ट्रेट लाइन में आंसर आ जाएगा। मतलब फंक्शन कैसा है आपका, पीसवाइज कंटीन्यूअस है, यानी डिसकंटीन्यूअस आ रहा है। कौन कौन से पॉइंट में, पहला आ रहा है 1/2 पे, फिर आ रहा है 1/2 के स्क्वायर पे, फिर आ रहा है 1/2 के क्यूब पे, और फिर आ रहा है 1/2 के पावर n पे। ये वो पॉइंट है जहां पे आपके फंक्शन कैसे आ रहे हैं, डिसकंटीन्यूअस आ रहे हैं। पक्के में समझ रहा है, लेकिन सच में समझ रहा है, पक्के में समझा। तो चलिए बताइए आपको क्या मिलेगा, तो आप लेंगे देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इज बाउंडेड। क्यों बाउंडेड है, सबसे एंड पॉइंट क्या है 1, वो x की वैल्यू 1 लू तो मेरा आंसर क्या आ रहा 1 आ रहा। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जाता हूं हमारे सबसे एक्सट्रीम वाली वैल्यू पे, अगर मैं n की जगह इंफिनिटी भी रख दूं तो 1/2 का पावर इंफिनिटी कितना आएगा, इंफिनिटी 1/इंफिनिटी, वैल्यू क्या आ रही 0 आ रही। तो यानी आपको यहाँ पे सबसे बड़ी सबसे छोटी सब वैल्यू मालूम है। सबसे बड़ी वैल्यू आ सकती फंक्शन की 1, सबसे छोटी वैल्यू आ सकती 0। याद है ना, सबसे छोटी वैल्यू कैसे लगाते हैं, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो, आपको मिल जाएंगी वैल्यू, मिल गई। तो क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है 1, सबसे छोटी वैल्यू है 0, तो हमारा फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो आप लिखेंगे द फंक्शन f ऑफ x इज बाउंडेड एंड इज डिसकंटिन्यूअस एट, कहां पे डिसकंटिन्यूअस है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 का पावर n। यहाँ पे n कितना हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, कितना भी वो जा सकता है। तो कितने पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंड द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। कौन कौन सा, x की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। बट मेरे को अगर इनका निकालना है लिमिट पॉइंट, क्या निकालना है इनका, लिमिट पॉइंट। यहां पे वैल्यू चलते जाएंगे कैसा, 1/2 का पावर n कहां तक जा सकता, इंफिनिटी तक। लिमिट पॉइंट निकालने का तरीका याद है, शुरू में पढ़े थे, जो भी फंक्शन है उसमें लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो 1/2 के पावर n पे, तो आएगा 1/2 का पावर इंफिनिटी। किसी भी नंबर का पावर इंफिनिटी क्या आता है आंसर, इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या आ रहा है आंसर 0। तो इनका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है 0। और कोई लिमिट पॉइंट आ रहा है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट पॉइंट आ रहा है। तो आप लिखेंगे बट द given set of point of discontinuity, but the given set of point of discontinuity has one limit point which is 0। कितने लिमिट पॉइंट मिले यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक। अगर यहाँ पे फंक्शन आता -1 का पावर n, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, -1 का पावर n। अब जहां पे जब भी n कहां तक टेंड कर रहा है, इंफिनिटी तक, अगर n जा रहा है इंफिनिटी तक, तो मेरे को ये नहीं मालूम कि n की वैल्यू इवन आएंगी कि ऑड आएंगी। -1, अगर n की वैल्यू आती ऑड, तो -1 का ऑड पावर कितना आता है आंसर, -1।
कब? जब n होता ऑड। अगर n होता इवन तो -1 का कोई भी इवन पावर, आंसर क्या आता? 1। उस केस में कितने लिमिट पॉइंट मिलते? सिर्फ और सिर्फ 2 मिलते। और हम लोगों ने अभी लिख के रखा था, लेक्चर शुरू हुआ था। क्या लिखा हम लोगों ने? हम लोगों ने लिखा है a bounded function f is integrable in closed interval a b if the set of point of discontinuity has a finite number of limit points। फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है क्या यहाँ पे? हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट पॉइंट है। तो आप क्या बोल सकते हैं? आपका फंक्शन कैसा आ जाएगा? इंटीग्रेबल आ जाएगा। तो आप लिखेंगे therefore the given function f of x is integrable। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आप लोगों को अगर अच्छा इंप्रेशन जमाना है तो ये जो मैंने थ्योरम के स्टेटमेंट लिखा के दिया हूँ, ये वाले स्टेटमेंट आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चंस में a bounded function, we know that a bounded function f is integrable in closed interval a b if the set of its point of discontinuity is finite। सेम चीज इस क्वेश्चन में भी आप मेंशन कर सकते हैं। वी नो दैट a bounded function f is integrable on closed interval a b if the set of its point of discontinuity has a finite number of limits point। समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक समझ में आ गया? तो आपका फंक्शन कैसा है? इंटीग्रेबल है। भाई अगर इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेट कर दो। अब देखो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखो, x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती? 1 हो सकती। थोड़ा अलग कलर यूज कर लेता हूँ, ग्रीन नहीं यूज किया ना। x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती? 1 हो सकती। और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती? 1/2 का पावर n हो सकती। तो कर दो इंटीग्रेट। तो आप लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट करेंगे हम f ऑफ x इंटू डी एक्स को। nth टर्म पे गए थे हम। nth टर्म के लिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1/2 का पावर n। और हमारी सबसे बड़ी वैल्यू x सबसे बड़ा कितना हो सकता? 1। तो आ गया 1 तक। कर दो इसको इंटीग्रेट। अब मैं 1/2 के पावर n से 1 तक डायरेक्टली जा सकता क्या? नहीं, लेकिन मैं ऐसा कर सकता ना, मैं 1 से 1/2 तक गया हूंगा, फिर 1/2 से 1/2 के स्क्वायर तक गया हूंगा, प्लस 1/2 के स्क्वायर से 1/2 के क्यूब तक गया हूंगा। ऐसा मैं जाते जा रहा हूं, कब तक? जब तक मैं 1/2 के पावर n-1 से 1/2 के पावर n तक नहीं पहुंचा। यानी मैंने क्या किया? जितनी सब इंटरवल्स बनाया था सब यहाँ पे लिख दिया। समझा ना? मैंने आपको बताया था बीच में कितने भी पॉइंट में रुक सकते। तो मैं 1/2 के पावर n से पहले 1/2 के पावर n-1 पे गया, फिर 1/2 के पावर n-1 से मैं 1/2 के पावर n-2 पे गया हूंगा। लेकिन ये वाली वैल्यूज बहुत सारी लिखने की हो जाती थी, तो हमने पहले ऊपर से शुरू किया कि हम नीचे से ऊपर जाने के बजाय ऊपर से नीचे आ जाते। ये हमारे लिए आसान है। तो मैं 1 से 1/2 गया, 1/2 से 1/2 का स्क्वायर गया। अब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, मैं 1 से 1/2 के पावर n तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बीच में कितने भी वैल्यूज पे रुक सकता हूं, है ना? बट यहाँ पे रुकने का पॉइंट क्या आना चाहिए? इन दोनों के बीच का ही आना चाहिए। आगे पक्के में देखो 1/2 के पावर n, 1/2 का पावर n-1। इससे पहले क्या रहूंगा? 1/2 का पावर n-1, 1/2 का पावर n-2, 1/2 का पावर n-2, 1/2 का पावर n-3। ऐसा चलते हुए आऊंगा। एंड में 1/2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 है। कोई दिक्कत नहीं। कैसे ब्रेक्स लिए समझा सबको? सच में समझा? तो चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू? 1/2 से लेके 1 तक, 1/2 से लेके 1 तक फंक्शन की वैल्यू है 1। आ गया 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 के स्क्वायर से लेके 1/2 तक, 1/2 के स्क्वायर से लेके 1/2 तक क्या वैल्यू? 1/2। कंफ्यूज मत होना कि अपन लोग ये उल्टा क्यों लिख रहे हैं।
है ना। हम लोग हमेशा जनरली छोटे से बड़ा जाते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे छोटे वाली वैल्यू बहुत ज्यादा धूम मचा रही थी तो हम बड़े से छोटा है। हम छोटे से बड़ा जाए, बड़े से छोटा है, आंसर सेम आता है। चलिए फिर उसके बाद 1/2 के क्यूब से 1/2 के क्यूब से 1/2 का स्क्वायर। 1/2 के क्यूब से 1/2 का स्क्वायर क्या है वैल्यू? 1/2 का स्क्वायर इंटू dx। ऐसा होते जा रहा है और लास्ट कहां से कहां तक गए? 1/2 के पावर n से 1/2 का पावर n माइनस 1 तक। क्या है वैल्यू अंदर? अंदर वैल्यू है 1/2 का पावर n माइनस 1 इंटू dx। बताओ, 1 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1/2 से लेके 1/2 कांस्टेंट है, आ गया बाहर। dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1/2 के स्क्वायर से लेके 1/2। 1/2 का स्क्वायर कांस्टेंट है, आ गया बाहर। dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1/2 के क्यूब से लेके 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2 का पावर n माइनस 1 आ गया बाहर। dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1/2 के पावर n से लेके 1/2 का पावर n माइनस 1 आएगा। फिर क्या करते? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएंगे x के जगह रखो 1 माइनस 1/2 आया, प्लस 1/2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का क्यूब आ रहा है एंड सो ऑन अप टू लास्ट वैल्यू 1/2 का पावर n माइनस 1 अपर लिमिट 1/2 का पावर n माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट 1/2 का पावर n आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? अब बताइए 1 में से 1/2 गया तो आंसर आएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू। मैं इसको सेम बना सकता क्या? बना सकता। मैं अगर पहले वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं 2 से तो क्या आएगा? 2 1 2 अपॉन 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख सकता है ऐसा, प्लस 1/2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्यूब है, मैं इसको भी क्यूब बना सकता। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो तो आ जाएगा 2/2 का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट वाली वैल्यू 1/2 का पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो तो आएगा 2/2 का पावर n माइनस 1/2 का पावर n आ गया। तो बताइए क्या है वैल्यू? 1/2 जैसा था वैसा प्लस 1/2 इंटू दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आ गया 2 का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 1 गया तो आएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे भी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आ गया 2 का क्यूब, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1 एंड सो ऑन। लास्ट में 1/2 का पावर n माइनस 1 डिवीजन में है दोनों के 2 का पावर n, 2 में से 1 गया बचेगा 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? पक्के में समझा? अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो मैं यहाँ से सबसे 1/2 को ले सकता हूँ कॉमन, तो मैंने यहाँ से 1/2 को ले लिया कॉमन। यहाँ से 1/2 बाहर निकला तो आएगा 1 प्लस यहाँ से 1/2 निकल गया तो बचेगा 1/2 का स्क्वायर आएगा। यहाँ से 1/2 बाहर निकला तो क्यूब में से एक बाहर चला गया तो आएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/2 का पावर 4 मिलेगा, प्लस यहाँ से 1/2 बाहर निकला तो यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 1 क्या आ जाएगा 1/2 का पावर n माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा आपको पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? आप चाहो तो इसको 2n माइनस 1 का स्क्वायर लिखो, चाहे आप इसको 2 का पावर 2n माइनस 2 लिखो, दोनों का मतलब होता है सेम। कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई डाउट नहीं? सच में समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? कैसे लिए समझा आपने? 1/2 सबसे बाहर निकाला तो यहाँ पे अभी 2 का पावर
1 इंटू 2 कितना हो गया 3 हो गया होगा। एक बाहर निकला था अगर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का पावर 5। एक बाहर निकला तो आ जाएगा 2 का पावर 4। 2 का पावर n माइनस वन इंटू एन कितना हो जाएगा 2 का पावर 2n माइनस वन। इधर से एक 2 को बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया तो बाहर निकालूंगा तो एक 2 कम होगा तो अब हो जाएगा 2 का पावर 2n माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2n माइनस वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, या तो आप सादा 1/2 का पावर 2n माइनस 2 भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। समझ में आया, पक्के में समझा। अब आप देखो ये आपको कोई एक टर्म की याद दिला रहा है क्या जो आप पहले पढ़े हो? अगर आपको याद हो, ये हमें याद दिला रहा है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। किसकी याद दिला रहा है ये हमको? हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की दिला रहा है। 1 क्या हो गया फर्स्ट टर्म, 1 को अगर मैंने 1/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गई सेकेंड टर्म, उसको फिर से 1/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो थर्ड टर्म, उसको 1/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो पहले पावर था 2 4, इसके बाद क्या आएगा 6, उसके बाद 8 आ रहा है। तो ऐसे ही नंबर आते जा रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? ऐसे n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये हो गया आपका दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आता है पक्के में? और अगर आपको याद हो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर आप nth टर्म का सम लेते हैं तो क्या मिलता है आपको? इसका आंसर आता है a इंटू 1 प्लस आर का पावर n, सॉरी 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। याद है जहां पे ये r क्या रहता है? कॉमन रेशियो रहता है। सबको याद है ये चीज पक्के में? तो चलिए लगाते हैं वाला फॉर्मूला और निकालते हैं इसका आंसर। चलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे क्या मिलेगा? 1/2 जैसा था वैसा। क्या बताया मास्टर ने फॉर्मूला? a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या रहती? फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू है यहाँ पे 1। आर क्या रहता? कॉमन रेशियो, यानी ऐसा नंबर जो आप मल्टीप्लाई करके अगली टर्म बना रहे। 1 पे मैंने 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो अगली टर्म, 1/2 के स्क्वायर में फिर से 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो 1/2 का पावर 4। तो आर की वैल्यू क्या है? 1/2 का स्क्वायर। तो क्या है फॉर्मूला? a यानी 1 इंटू 1 माइनस आर का पावर n यानी 1/2 के स्क्वायर का पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। आर की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर आएगा पक्के में? सच में समझा? आप चाहो तो यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ geometric progression having first term a and common ratio r is क्या रहता है? a इंटू 1 माइनस आर का पावर n इंटू 1 माइनस आर। याद रखेंगे पक्के में? तो क्या आएगा आंसर? 1/2 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं, तो आएगा 1 माइनस 1 का कोई पावर ले लो आंसर आएगा 1। 2 के पावर स्क्वायर का पावर n तो आएगा 2 का पावर 2n डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 का पावर 2n डिवाइड बाय 4 1 जार 4, 4 में से बन गया था आएगा 3/4 आएगा। तो बताइए ये 4 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में। 3 कहाँ पे था? डिनोमिनेटर में। इनटू इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 का पावर 2n, 2 2 जार 4। तो अगर मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं 1/2 के पावर n से लेके 1 तक f ऑफ x इंटू डी एक्स, तो क्या आंसर मिल रहा है मेरे को? 2/3। तो आ गया 2/3 इंटू 1 माइनस 1/2 का पावर 2n मिल रहा है। पक्के में समझा? सच में समझा? बट यहाँ पे n कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को सॉल्व करना है तो क्या लगा दो? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो। वैसे भी हमको आंसर कहां से कहां तक का चाहिए? 0 से लेके 1 तक का। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? देयरफॉर अगर मेरे को आंसर चाहिए 0 से लेके 1 तक,
एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा देना है 1/2 के पावर एन से लेके 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स पे। क्यों? एन के जगह डालो इन्फिनिटी, 1/2 का पावर इन्फिनिटी, 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, क्या आ गया आंसर? 0 आ गया। पक्के में समझा? सच में समझा? अरे समझ रहा है? तो चलो क्या मिलेंगे आपको? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसका आंसर हमने निकाला हुआ है 1/2n से लेके 1 तक का आंसर क्या आता? 2/3 टाइम्स 1 माइनस 1/2 का पावर 2 आता है 2/3। कांस्टेंट आ गया लिमिट के बाहर, 1 पे भी लिमिट लेंगे, कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। माइनस 1/2 का पावर 2 n है, n कहाँ पे जा रहा? इन्फिनिटी पे, तो 2 इंटू इन्फिनिटी होगा इन्फिनिटी, तो 1/2 का पावर इन्फिनिटी जो होता है इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या आएगा आंसर? 0। 1 में से 0 गया 1, 2/3 इंटू 1 क्या है आंसर? 2/3। और यही आंसर आपको यहाँ पे प्रूव करना था। आ गया आंसर 2/3। इजी है क्वेश्चन। यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है? सिर्फ ये कि n की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 0 से। तो फर्स्ट टर्म आएंगी n इक्वल टू 0 पे, सेकेंड टर्म n इक्वल टू 1 पे, थर्ड टर्म n इक्वल टू 2 पे, तो nth टर्म n माइनस 1 पे आएगा। फिर तो सेम लॉजिक लगाना है। x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही? 1, तो मेरे को इंटीग्रेट करना है 1 तक। सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही? 1/2 का पावर n, तो मैंने इंटीग्रेट किया 1/2 के पावर n से लेके 1 तक के लिए किया। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? कोई डाउट नहीं? इजी था, समझ में आया? पक्के में समझा? सच में समझा? तो आपको इस तरीके से आंसर को करना है फ्रेम। इसके लिए जो हमने 4 थ्योरम लिखा है, वो 4 थ्योरम की आपकी जो हेडिंग है वो बाय हार्ट होनी चाहिए, कम से कम दिमाग में बैठी होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आपका बाउंडेड फंक्शन का है तो या तो मोनोटोनिक प्रूव कर दो, या तो फिर डिसकंटिन्यूअस है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे प्रूव कर दो, या तो अगर वो डिसकंटिन्यूअस है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे तो सेट ऑफ पॉइंट का लिमिट पॉइंट फाइनाइट आना चाहिए। जैसे इस केस में आया 0, एक ही पॉइंट आया, फाइनाइट है, तो आपका फंक्शन कैसा आ गया? इंटीग्रेबल आ गया। फिर आपको 1/2 के पावर n से 1 तक पहुंचना था, तो आप इसको सब इंटरवल में डिवाइड कर दो। आपने तो क्वेश्चन में ही सब इंटरवल डिवाइड करके रखा है, 1/2n से लेके 1 तक पहुंचना है, तो मेरे को इन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने इन सबको कर दिया ऐड। फिर तो इंटीग्रेशन लगाना था। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। जब से हमने सीक्वेंस एंड सीरीज ये वाले टॉपिक शुरू किए तब से हमको ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बहुत बार लग रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे ही छोड़ देना है क्या? नहीं। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, फिर आज का लेक्चर कर देते हैं समाप्त। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। डिफाइन f ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 एज f ऑफ x इक्वल्स टू 1/n where 1/n plus 1 is less than x which is less than equals to 1/n, जहां पे n की वैल्यू है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जा रही है, एंड f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ये भी लिख लो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, यहां पे लिख देता हूं, एंड f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 show that f is R इंटीग्रेबल। R इंटीग्रेबल मतलब रेमन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 एंड कैलकुलेट इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स। आपको 0 से लेके 1 तक f ऑफ x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन भी निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे? पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हियर f ऑफ x दिया हुआ है मेरे को 1/n वेयर 1/n plus 1 is less than x which is less than equals to 1/n
जहाँ पे n जा रहा है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी एंड f ऑफ 0 दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो दैट इज, मैं ऐसा लिख सकता, f ऑफ x की वैल्यू क्या निकालेंगे, n की सबसे छोटी वैल्यू डालो, क्या है 1, तो f ऑफ x की वैल्यू 1/1 यानी क्या आएंगे 1 आएंगे, कब, when n के जगह 1 डालो, 1/1 + 1 2, तो आएगा 1/2 इज लेस देन x विच इज लेस देन इक्वल टू, n के जगह 1 डालो, 1/1 हो जाएगा 1 आ जाएगा। n की दूसरी वैल्यू क्या है 2, सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर आएगा 1/n यानी 1/2, कब, when n की जगह रखो 2 2 + 1 3, तो आएगा 1/3 इज लेस देन x विच इज लेस देन इक्वल टू 1/2, क्यों, n की जगह डालना था 2, नेक्स्ट n की जगह डालो 3, तो फिर से थर्ड वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा 1/3 when 1 यहाँ पे आएगा 3 + 1 यानी 4 इज लेस देन x विच इज लेस देन इक्वल टू 1/3, ऐसा चलते जाएंगे। कितनी टर्म निकालते हैं हम, n टर्म्स, 1 से शुरू हो रहा तो आखिरी n वाली टर्म क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1/n, कब, when 1/n + 1 is less than x which is less than equals to 1/n, और लास्ट हमको दिया हुआ है f ऑफ 0 की वैल्यू है 0 दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एंड f ऑफ x की वैल्यू है 0, कब, when x की वैल्यू ले रहे हो आप 0, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो ये n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालना आपसे सबको आ गया होंगे। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, जो पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो गई वहां पे क्या हो गया, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो पहला पॉइंट कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, 1/2 पे, क्यों, 1/2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर अलग आ रहा है। फिर 1/3 1/4 ऐसे हर एक पॉइंट पे वो क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस होते जा रहा है, लेकिन फंक्शन बाउंडेड है, क्या है, क्यों, सबसे बड़ी वैल्यू है 1, सबसे छोटी वैल्यू है 0। पिछले क्वेश्चन में भी आपको दिखा था, सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी 1 थी और सबसे छोटी वैल्यू क्या थी 0 थी। यहाँ पे भी ऐसा 1 2 डॉट डाल देना तो अच्छा दिखता है कि यहाँ पे, और अगर आप n को और इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो 0 आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी दोनों वैल्यू मेरे को पता है, तो आपका फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है, यानी उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आने वाली, उसको छोड़ के और कोई आंसर नहीं आ सकता। तो आप लिखेंगे हियर f ऑफ x इज बाउंडेड, बाउंडेड है एंड इज बाउंडेड। आप चाहो तो यहाँ पे लिमिट भी लिख लो, कौन सा इंटरवल है, 0 से लेके 1, इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 एंड डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, दैट इज एट x इक्वल टू, कहाँ पे इनफाइनाइट है, 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, 1/5 1/6 1/7 1/8, हर एक ऐसे पॉइंट पे वो कैसा हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आप एक चीज बताइए मुझे कि हम लोगों को फंक्शन तो मिल गया कि 1/2 1/3 1/4 हर एक पॉइंट पे कैसा आ रहा है, हमारा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। अगर ये फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, इसका लिमिट पॉइंट ढूंढेंगे। लिमिट पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, ये यहाँ पे अगर मैं nth टर्म निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 1/n आएगा, है ना। यहाँ पे 2 था 3 था 4 था हर एक नंबर पे वो कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो मैं ढूंढूंगा डिसकंटिन्यूटी को, यहाँ पे कैसे ढूंढते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो आपके nth टर्म पे, तो आपको मिल जाता है आपका लिमिट पॉइंट, ये इसकी nth टर्म, इस पे लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/∞, क्या आएगा आंसर 0। तो कितने लिमिट पॉइंट आ रहे हैं इसका, सिर्फ और सिर्फ
एक लिमिट पॉइंट आ रहा और उसका आंसर क्या है 0। कैसे निकालते लिमिट पॉइंट समझा? nth टर्म ढूंढो, nth टर्म पे लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आप लिखेंगे बट द गिवन सेट ऑफ पॉइंट ऑफ discontinuity has one limit point which is 0। सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट पॉइंट है, फंक्शन बाउंडेड है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे तो आपका फंक्शन कैसा होता है? इंटीग्रेबल होता है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा आपसे? शो दैट फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। तो जैसा पूछा है वैसा ही आंसर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर the given function f of x is r इंटीग्रेबल। समझ में आ गया? इंटीग्रेबल बोलूं, रेमन इंटीग्रेबल बोलूं, और रेमन इंटीग्रेबल को आप आर इंटीग्रेबल भी लिखते हैं। समझ में आया पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? एक बार आपने बता दिया आर इंटीग्रेबल है, फिर क्या बताया था मास्टर ने? आप इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। कहां से कहां तक? nth टर्म ढूंढो, सबसे छोटा लिमिट क्या दिया है? 1/n+1 से सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 तक। f of x इंटू डी को कर दो इंटीग्रेट। कर सकते हैं ऐसा? तो आएगा यहाँ पे 1/n+1 से 1 तक जाना था। इतना आसान है क्या? बहुत सारे जगहों पे आप जंप ले रहे हो, पीस वाइज कंटिन्यूस है। तो हम क्या करेंगे? हम ये वाले इंटरवल को जैसा यहाँ पे तोड़े हैं सेम तरीके से लिखेंगे। हम 1 से 1/2 जाएंगे। तो मैं 1 से गया 1/2 f of x इंटू डी एक्स, फिर 1/2 से जाऊंगा 1/3 f of x इंटू डी एक्स, फिर 1/3 से जाऊंगा 1/4 f of x इंटू डी एक्स, और लास्ट मैं 1/n से जाऊंगा 1/n+1 f of x इंटू डी एक्स। समझा? यानी मैंने इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स थे उसमें इनको तोड़ दिया। फायदा 1/2 से लेके 1 तक, 1/2 से लेके 1 तक फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। तो आ गया 1 इंटू डी एक्स। फिर बताइए 1/3 से लेके 1/2 तक फंक्शन की वैल्यू है 1/2। तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक? 1/3 से लेके 1/2 तक। फिर उसके बाद 1/4 से लेके 1/3 तक, 1/4 से लेके 1/3 तक आंसर है 1/3। तो आ जाएंगे 1/3 इंटू डी एक्स। ऐसा चलते जा रहा है। लास्ट 1/n+1 से लेके 1/n तक आपका आंसर है 1/n। आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? फिर से सेम लॉजिक, 1 कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1/2 से लेके 1 तक, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1/3 से लेके 1/2, 1/3 कांस्टेंट है लिमिट के बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1/4 से लेके 1/3 एंड सो ऑन, 1/n कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 1/n+1 से लेके 1/n तक आएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह रखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 जैसा था वैसा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा 1/2 माइनस 1/3। सेम चीज 1/3 जैसा था वैसा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा 1/3 माइनस 1/4, और लास्ट 1/n जैसा था वैसा अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 1/n+1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ब्रैकेट को करो ओपन, तो क्या आएगा 1 माइनस 1/2 जैसा था वैसा 1/2 इंटू 1/2 आएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 3 आएगा, प्लस 1/3 इंटू 1/3 आएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 मल्टीप्लाई होगा 4 से,
आएगा, ऐसा चलते जा रहा है। फिर 1/n इंटू एन आ जाएगा 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n मल्टीप्लाई होगा n प्लस 1 से आएगा। समझा पक्के में? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे दोनों जो सब्ट्रैक्ट हो रहे नंबर उनको इक्वल बनाने की कोशिश करोगे, क्रॉस करोगे तो नंबर बहुत भयंकर आते हैं। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे जैसे हम पहले नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर का स्क्वायर बन रहा है, तो हमने उसको बना लिया। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, मैं 1 को लिख सकता 1/1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस 1/2 का स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पे प्लस 1/3 का स्क्वायर, प्लस सबसे आखिर में क्या है यहाँ पे 1/n का स्क्वायर। ये हो गई वो टर्म जो कैसी थी, पॉजिटिव थी। ठीक, अब नेगेटिव वाली टर्म लिखो, फिर क्या है -1/2, उसके बाद -1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4 माइनस 1/n इंटू n प्लस 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, समझ रहा है पक्के में? तो बताइए क्या आएगा आंसर 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर अप टू 1/n का स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखो अब ये माइनस साइन को मैंने निकाल लिया बाहर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता 1/2, 2 को मैं लिख सकता 2 1 जार 2, माइनस साइन बाहर निकला आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू 3 है यहाँ पे, प्लस 1/3 इंटू 4 है यहाँ पे, प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 है यहाँ पे। आप एक चीज देख रहे हैं, अंदर जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है उनके बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का, और सबके न्यूमरेटर में क्या प्रेजेंट है 1 प्रेजेंट है? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/n का स्क्वायर माइनस, मैं 1 को लिख सकता हूँ 2 माइनस 1/2 इंटू 1, क्या करूंगा नीचे जो वैल्यूज मल्टीप्लाई और उनका डिफरेंस लूंगा, 2 इंटू 3 आ रहा है, ऊपर मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता, सेम चीज 4 माइनस 3/3 इंटू 4, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ऐसी टर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसका मैं आंसर निकाल सकूं n प्लस 1 माइनस n/n इंटू n प्लस, क्यों यहाँ पे जितनी भी टर्म है मेरे को दिख रहा है नीचे जो दो वैल्यू मल्टीप्लाई और सबके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, तो न्यूमरेटर के 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन लोगों का डिफरेंस लिख सकता हूँ, तो आएगा 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर अप टू 1/n का स्क्वायर माइनस, पहले इसमें सेपरेट करेंगे तो 2 2 कैंसिल था 1 माइनस 1 के डिवीजन में आ जाएगा 2 आया, प्लस यहाँ पे 3 3 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस यहाँ पे 2 2 कैंसिल तो आ जाएगा 1/3, तो है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, उसके बाद नेक्स्ट इसमें जैसे सेपरेट करोगे तो 4 4 कैंसिल तो आ जाएगा प्लस 1/3 माइनस 3 3 कैंसिल तो आ जाएगा प्लस 1/4, एंड लास्ट वाले में n प्लस 1 कैंसिल तो आएगा 1/n माइनस nn कैंसिल तो आएगा 1/n प्लस आएगा। अब आप यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे क्या, कौन सा पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, तो -1/4 प्लस 1/4 भी कैंसिल होगा, -1/5 प्लस 1/5 भी कैंसिल होगा, तो आपको क्या दिख रहा पहले ब्रैकेट की सेकेंड और सेकेंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म कट रही है, तो इसने इसको काटा इसने इसको काटा, तो इससे पहले ब्रैकेट वाली जो टर्म रही होंगी वो इसको काट देंगे, इसके बाद वाली कोई टर्म है क्या नहीं। जब भी इस टाइप की सीक्वेंस बनती है तो आपको हमेशा याद है पहली और आखिरी वैल्यू बचती है, बाकी सब कैंसिल हो जाती है, होती है। पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो क्या है आंसर 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/n का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचा है 1 और यहाँ पे बचा है -1/n प्लस,
बचा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अरे समझा पक्के में? काहे की वैल्यू है ये हमारी वैल्यू है इंटीग्रेशन 1/n+1 से लेके 1 तक। ये वैल्यू है इंटीग्रेशन 1/n+1 से लेके 1 तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मेरे को चाहिए 0 से लेके 1 तक, तो मैं क्या लगा दूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आप लेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की अगर वैल्यू चाहिए तो आप लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किस पे, 1/n+1 से लेके 1 तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स पे। n की जगह इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी 1 प्लस भी कितना होगा, इन्फिनिटी 1/∞ 0 आता है। तो लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो अब यहाँ पे कौन सी टर्म बन रही, पहले 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, अप टू 1/n का स्क्वायर बन रही। इन सब का क्या हो रहा है, एडिशन। कहां तक जा रही टर्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक। तो इसका आंसर हमेशा आता है π²/6। ये आपको करना है याद, क्या कि अगर आपको रेसिप्रोकल में 1 के फॉर्म में स्क्वायर का एडिशन दिख रहा है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, π²/6 आएगा -1 माइनस n के जगह डालना है इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालोगे 1/∞+1 इन्फिनिटी, 1/∞ कितना होता, क्या है आंसर, π²/6 -1 आ गया। और यही आपको निकालना था। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या हार्ड है, इस क्वेश्चन में पहले तो आपको फॉर्म बनाना आना चाहिए। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे जुगाड़ लगाया वो करना आना चाहिए। वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ये वाला क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पेपर में दिखते तो आता था क्या, नहीं। करके बोल रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, पेपर में आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते। ये वाला क्वेश्चन हो गया, आप पेपर में डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ये अगर आप प्रैक्टिस करके गए हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने क्लास में देखे हो, तब आपको पेपर में आप इसको अटेम्प्ट कर सको, ये चांस है। इवन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन भी है जो, ये भी आप लोग अगर क्लास में देखे हो तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको सॉल्व करने का चांस है कि आपके पास नहीं है। पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो उम्मीद है यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। टॉपिक्स थोड़े से हार्ड है, ट्रिकी है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो तो ना आए। आप अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट समझते हुए पढ़ेंगे, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।